नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन कितनी सीटें जीतेगा ये तो 4 जून को सभी के सामने होगा, लेकिन उससे पहले दिग्गज पूरी जोर आजमाइश करते नजर आ रहे हैं और इसी कोशिश के बीच सियासतदानों की नजर आदिवासियों पर है। वही आदिवासी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं और यही कारण है कि अब इन आदिवासियों को साधने का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन ये आदिवासी 24 की सरकार बनाने के लिए किसका साथ देंगे, अग्नि परीक्षा में आज बात इसी मुद्दे पर। जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जहां भी इनको मौका मिलता है आदिवासियों की जमीन छीनकर अदानी जी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देते हैं। मोदी में हिम्मत है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला लिया है। गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, दोनों ही राज्यों में आदिवासी वोट बैंक लोकसभा चुनाव में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। फिर वो चाहे 2019 की बात हो या फिर 2014 की, जब जब आदिवासियों ने जिस पार्टी की और अपना झुकाव दिखाया तब नेताओं की जीत पक्की हुई है और अब इन्हीं आदिवासियों को साधने का दौर शुरू हो चुका है, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर दौरे पर पहुंचे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस बार की तरह हर बार की तरह इस बार भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के बस्तर में गरजे और इसी दौरान उन्होंने नक्सली गढ़ बस्तर में न केवल जनसभा को संबोधित किया बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार पर भी जमकर हमलावर रहे। गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है। बस्तर के बारे में तो कहा जाता है मावा बस्तर, सोबले बस्तर। आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया। कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की। भाइयों बहनों, रामनवमी बहुत दूर नहीं है। इस बार अयोध्या में हमारे रामलला टेंट में नहीं बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। तो चलिए अब आपको प्रधानमंत्री की जनसभा की कुछ बड़ी बातें बता देते हैं। प्रधानमंत्री ने बस्तर की जनता को साधते हुए कहा कि जब तक गरीबी दूर नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। साथ ही पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश ने प्रगति की है और वहीं कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस को महंगाई समझ नहीं आई, गरीबी क्या होती है मुझे पता है। राम मंदिर को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर नजर आए हैं। पीएम ने कहा कि कांग्रेस राम मंदिर बनने से खुश नहीं है। भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का होता है। कांग्रेस की सरकार होती तो पूरे पैसे खा जाती। गरीबों को जिन्होंने लूटा उन्हें सजा जरूर मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री देश के विकास को लेकर कह चुके हैं कि मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है। ये तो बात हुई छत्तीसगढ़ की। वहीं मध्य प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव का प्रचार काफी तेज हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज सिवनी जिले में धनोरा पहुंचकर जनसभा संबोधित की। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर, उनकी नीतियों पर कई सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि युवाओं का हक मारा जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि आप सब यहाँ दूर दूर से मेरी बात सुनने आए हैं। यहाँ आदिवासी वर्ग के काफी सारे लोग मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है, दूसरी ओर बीजेपी, पीएम मोदी, अमित शाह आपको वनवासी कहते हैं। राहुल ने कहा कि इन शब्दों के पीछे 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं।
आदिवासी शब्द का मतलब है वो लोग जो देश के इस जमीन के पहले मालिक थे। करती है जहां भी इनको मौका मिलता है आदिवासियों की जमीन छीनकर अदानी जी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देते हैं। जब आदिवासी युवा पूछता है, बीजेपी के लोग आदिवासियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं। हर एक गरीब परिवार को उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं और इन सीटों पर कौन काबिज है। लोकसभा में एसटी के लिए कुल 47 सीट आरक्षित हैं, जिसमें 31 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 4 सीटें कांग्रेस के खाते में है। लोकसभा चुनाव में आदिवासी वोटर्स मध्य प्रदेश में अहम भूमिका में नजर आएंगे। देखा जाए तो आदिवासी वोटर्स मध्य प्रदेश में सत्ता की चाबी हैं। आखिर कैसे, जरा वो भी समझिए। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की संख्या 22% है। 6 लोकसभा सीटें भी आदिवासियों के लिए ही रिजर्व हैं, जिसमें से सभी आदिवासी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। विधानसभा में भी करीब 78 सीटों पर आदिवासियों का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां आदिवासी सत्ता बनाने और बिगाड़ने का दम रखते हैं। और अब आपको यह भी बताते हैं कि आदिवासियों के लिए रिजर्व 6 लोकसभा सीट्स कौन कौन सी हैं। बैतूल, धार, खरगोन, मंडला, रतलाम और शहडोल। ये वो 6 सीट्स हैं जहां बीजेपी का कब्जा है। मध्य प्रदेश के साथ आदिवासी छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी काफी अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं। तो चलिए अब आपको छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स की भूमिका के बारे में जानकारी देते हैं। छत्तीसगढ़ में 30.62% आबादी आदिवासी वोटर्स की ही है, जो सरकार बनाने में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट्स में से 4 सीटें आदिवासी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। 4 आरक्षित सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी तो 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। वही बात अगर 90 विधानसभा सीटों की करें तो 90 में से 29 सीटों पर आदिवासी वोटर्स का सीधा असर होता है। आदिवासी छत्तीसगढ़ की सरकार बनाने में काफी अहम भूमिका निभाते नजर आते हैं और हमने आपको 4 सीट्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं जो प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। बस्तर, सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर लोकसभा सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व है। तो वही बस्तर सीट पर कांग्रेस का कब्जा है, जबकि सरगुजा, रायगढ़ और कांकेर लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है। प्रमोद हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं और तृप्ति रायपुर से। पहले हम तृप्ति के पास चल लेते हैं। तृप्ति, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि जब हम आदिवासी वर्ग को लेकर बात करते हैं तो निर्णायक भूमिका में नजर आता है ये वोट बैंक। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की संख्या का जिक्र आपने किया कि कितने प्रतिशत है, 33% तो आरक्षण की ही व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए। तो ऐसे में जिन 4 लोकसभा सीटों पर का आप जिक्र कर रही हैं, उनमें से एक है बस्तर, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई है। ये एक बड़ी रैली, उस रैली में विशाल जनसमूह मौजूद था और बस्तर ही नहीं बल्कि कांकेर, पूरे बस्तर संभाग में हमने देखा है कि जो 12 जिले आते हैं, उन 12 जिलों में से 8 विधानसभाओं में लगातार बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने बस्तर को अपना प्रिय बताया। उन्होंने कहा कि अब तक जितने प्रधानमंत्री नहीं आए होंगे बस्तर,
उनसे ज्यादा बार मैं बस्तर आया हूँ। तो आदिवासी वोट बैंक के लिहाज से बस्तर काफी मायने रखता है और वो इलाका भी बीजेपी ने जहाँ चुना वो आमाबाल जो छोटे आमाबाल है वो बलिराम कश्यप का इलाका माना जाता है। बलिराम कश्यप 4 बार सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो काफी सर्वमान्य नेता बस्तर में माने गए। उनके बेटे कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और उनके एक और बेटे सांसद रह चुके हैं। हालांकि 2019 में कांग्रेस पार्टी ने बस्तर की सीट बीजेपी के हाथ से छीन ली थी, लेकिन क्या कवासी लखमा वो बरकरार रख पाएंगे, ये सवाल बड़ा है। क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े किए हैं, भ्रष्टाचार पर सीधे मैसेज दिया है कि कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। आपको याद होगा कोमल की हाल ही में जो राज्य की एजेंसियां हैं उन्होंने जो FIR दर्ज की है अलग अलग मामलों में, उनमें कवासी लखमा का भी नाम है जो कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट है बस्तर से। तो आदिवासी वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी नजर और पकड़ इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि विधानसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट प्रतिशत आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी को मिला है। अब देखना है कि पहले चरण का चुनाव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा कर दी है, हुंकार भर दी है, तो ये मैजिक कितना चलेगा मोदी का ये आने वाले समय में पता चलेगा। क्योंकि अब तो बहुत कम वक्त बचा है पहले चरण का चुनाव, यानी कि 19 अप्रैल को बस्तर में वोटिंग होनी है। निश्चित तौर पर चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। प्रमोद, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ भी अगर हम मध्य प्रदेश में बात करें तो निर्णायक भूमिका में आदिवासी वर्ग नजर आता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ में हम तस्वीरें देख सकते हैं, वैसे कि मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, जनजातीय वर्ग को कनेक्ट करने में बीजेपी और कांग्रेस और दोनों ही पार्टियां पीछे नहीं रहती हैं। पीएम मोदी कल बालाघाट आ सकते हैं, पूरी संभावना है। उनके दौरे की तैयारियां लगभग मोस्टली हो गई हैं। अब मंडला और शहडोल में आज राहुल गांधी थे। ये जो दोनों ही दौरे हैं वो इस बात को साफ बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश की 22% आबादी आदिवासियों को साधने के लिए रस्साकसी चल रही है कोमल, और कैसे भी करके इस वर्ग को कनेक्ट किया जाए। देखिए, सिर्फ सीटों की बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में जो जनजातीय आरक्षित सीटें हैं सिर्फ वही नहीं है, इसके अदर जो सीटें हैं वहां पर निर्णायक जो वोट बैंक है वो जनजातीय वर्ग यानी आदिवासी है। अलग अलग इनके कल्चर होते हैं। आपको याद होगा कई बार तो पीएम मोदी पूरी तरीके से झाबुआ जब पहुंचे या फिर जबलपुर कई बार गए, शंकर साहब और दूसरे जो आदिवासियों के जननायक हैं उनके कार्यक्रमों में गए तो वो आदिवासी वेशभूषा में रंगे नजर आए। तो कुल मिलाकर आदिवासियों को साधने का ये जो नींव रखने का जो काम है वो पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश में चल रहा है। यहाँ पर 22% आबादी तय करती है मध्य प्रदेश में कौन आखिरकार कुर्सी पर बैठेगा। और ये चूंकि वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी से बरसों तक कनेक्ट रहा है, अब बीजेपी से कनेक्ट ये लगभग हो गया है, तो लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रहे। इसीलिए पीएम मोदी के जो दौरे हैं वो इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा कराए गए, इलेक्शन से पहले या फिर इलेक्शन टाइम में। अब राहुल गांधी कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि पुराना यदि परंपरागत वोट बैंक उनसे खिसका है तो वापस कैसे कनेक्ट किया जाए। इसलिए जो बयान है वो आदिवासियों से रिलेटेड आज आपने शहडोल और मंडला में देखे। उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आदिवासी विरोधी बीजेपी को बताया। अलग अलग जो मामले हैं वो राहुल गांधी कई बार मंचों से उठाते नजर आए, चाहे जो वो सीधी पेशाब कांड हो या दूसरी बड़ी घटनाएं आदिवासी अत्याचार के मामले हो, उसको लेकर स्टेट गवर्नमेंट को घेरा है। कुल मिलाकर कवायद जो है पॉलिटिकल पार्टियों की वो ये है कि आदिवासियों को कनेक्ट किया जाए। इस कनेक्ट करने के अभियान में किसको सफलता हासिल होती है ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आदिवासियों के बीच में हितैषी बनते नेता नजर आ रहे हैं। कोमल, निश्चित तौर पर प्रमोद, बहुत शुक्रिया, और तृप्ति आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। अग्नि परीक्षा में हम आपको हर दिन एक लोकसभा सीट का सियासी गणित बताते हैं, तो चलिए आज आपको बताते हैं मंडला का सियासी गणित। इस सीट का समीकरण इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इस सीट से ही आज राहुल गांधी ने चुनावी शंखनाद किया, और तो और यहां आज पोस्टर वाला विवाद भी देखने को मिला है जब कांग्रेस के कार्यक्रम में फग्गन सिंह कुलस्ते का पोस्टर नजर आया। तो चलिए आपको बताते हैं मंडला सीट का सियासी गणित। आदिवासियों के लिए आरक्षित है ये मंडला सीट। यहां के फॉसिल्स पार्क भी पूरी दुनिया में फेमस है। बीजेपी ने फिर फग्गन सिंह कुलस्ते पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस ने ओंकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है। 2014 में मरकाम को हार का सामना करना पड़ा था।
तो चलिए अब आपको मंडला सीट पर वोटर्स की भी जानकारी दे देते हैं। 50% से ज्यादा यहां आदिवासी वोटर्स हैं। आदिवासी तय करते हैं कि सीट पर कौन हारेगा, कौन जीतेगा। महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर महिला मतदाता ज्यादा है। 12,000 महिला मतदाता पुरुषों से ज्यादा है यहां। वहीं अगर इस सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद हुए लोकसभा चुनावों में मंडला सीट की राजनीति 3 नेताओं कांग्रेस के मगरू गनु उइके और मोहनलाल झिकराम और बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते के इर्द गिर्द ही घूमती रही। साल 1952 से 1971 तक के चुनावों में लगातार कांग्रेस के मंगरू गनु उइके लोकसभा में मंडला संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। मंडला संसदीय सीट पर पहली बार परिवर्तन इमरजेंसी के बाद हुए चुनाव में दिखा। साल 1977 में जनता पार्टी के श्यामलाल ध्रुवे ने भारतीय लोकदल के टिकट पर जीत दर्ज करके कांग्रेस का किला पहली बार ध्वस्त किया था। इसके बाद साल 1980 से 1991 तक के सभी चुनावों में कांग्रेस ने फिर मंडला का किला फतह करके इस सीट को अपने पास रखा। 1980 से कांग्रेस के मोहनलाल झिकराम 4 बार लगातार सांसद निर्वाचित हुए और इसके बाद से बीजेपी ने एक बार फिर मंडला सीट पर अपनी पकड़ बनाई। साल 1996 से अब तक बीजेपी के आदिवासी नेता और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार मंडला सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव का सियासी संग्राम अपने चरम पर है, मगर देश भर में निगाहें सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। यहां बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। खासकर कांग्रेस की परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली पर सबसे ज्यादा सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन अब इस राज से पर्दा उठने वाला है और खबर तो यह है कि अमेठी और रायबरेली सीट गांधी परिवार के पास ही रहेगी और दोनों ही सीट्स पर जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल वर्सेस स्मृति, अमेठी में राउंड 3। रायबरेली का रण, कैंडिडेट पर सस्पेंस खत्म। अमेठी और रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट, जहां कुछ साल पहले तक गांधी परिवार का पूरी तरह दबदबा था, मगर 2019 में अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी ने सेंध लगा दी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने करारी शिकस्त दी, मगर अब एक बार फिर से राहुल गांधी लौटकर अमेठी आ सकते हैं। एक बार फिर राहुल और स्मृति की आमने सामने की भिड़ंत हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल के नाम का ऐलान वायनाड चुनाव के बाद होगा। वायनाड में मतदान के बाद राहुल अमेठी का नामांकन भरेंगे। दरअसल राहुल गांधी फिलहाल केरल के वायनाड से सांसद हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि राहुल की 2 जगह से दावेदारी का असर वायनाड चुनाव पर पड़े और वायनाड के वोटर्स तक ये संदेश न जाए कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ सकते हैं। यही वजह है कि फिलहाल अमेठी से उनकी दावेदारी का ऐलान नहीं किया जा रहा है। वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि अमेठी में 20 मई को वोटिंग होगी। अमेठी के लिए 27 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा। यानी एक बार वायनाड के चुनाव निपट जाएं तो राहुल गांधी को खुलकर अमेठी के मैदान में उतारा जा सकता है। कांग्रेस का मानना है कि अमेठी जैसी परंपरागत सीट के लिए राहुल को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अमेठी में राहुल के नाम की चर्चा मात्र से उन्हें पिछले चुनाव में शिकस्त देने वाली स्मृति ईरानी ने ऐलाने जंग छेड़ दिया है। अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ। अमेठी अपने संरक्षण की लड़ाई लड़ेगा राहुल गांधी के खिलाफ, जिसने अमेठी को त्याग दिया और त्यागने के बाद भी बार बार अपमानित किया। जिस अमेठी में नरेंद्र मोदी ने विकास किया, अमेठी उस नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देगी जिसने अमेठी को त्यागा। वो अमेठी में कभी चर्चा है कि वाड्रा अमेठी के साथ साथ कांग्रेस की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट रायबरेली से भी 27 अप्रैल को ही पर्दा उठने की उम्मीद है, जिसके पार प्रियंका गांधी का नाम तैर रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और वो राजस्थान से राज्यसभा की राह पकड़ चुकी हैं। लिहाजा रायबरेली सीट पर प्रियंका को उतारकर सोनिया गांधी की जगह भरने की कोशिश की जा सकती है। आखिरकार
गांधी परिवार ने अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने का मन बना ही लिया है। हालांकि अभी भी इस बात का औपचारिक ऐलान होना बाकी है। कहा यह जा रहा है कि एक सर्वे के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं और प्रियंका गांधी अगर रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तभी कांग्रेस पार्टी ये सीट जीत सकती है। इसी वजह से कहीं ना कहीं दोनों को मैदान में उतारने का फैसला किया जा रहा है। हालांकि इससे पहले 2019 में भी अटकलें थीं कि प्रियंका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से उतारा जा सकता है, मगर बाद में प्रियंका के बदले कांग्रेस ने अजय राय को पीएम मोदी के खिलाफ मैदान में उतार दिया। मगर अब जबकि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने से रायबरेली सीट खाली हो चुकी है और अभी तक विपक्ष की तरफ से किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, ऐसे में कयास ही नहीं बल्कि काफी हद तक विश्वास मजबूत हो रहा है कि कांग्रेस गांधी परिवार से रायबरेली का रिश्ता टूटने नहीं देना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।